नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आखिर बिहार के 40 लोकसभा सीट के लिए विपक्षी में दुविधा क्यों है? आप सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष जो एनडीए है उसने अपने सीट के बंटवारे के साथ अपने 40 के 40 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा कर दिया है। सभी लोग जानते हैं कि भाजपा 17 पर लड़ने जा रही है, जेडीयू 16 पर लड़ने जा रही है और 5 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे जो उनका लोजपा रामविलास है, और 1 सीट पर जीतन राम मांझी जो गया से लड़ने वाले हैं और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जो कराकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति रही, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने लिए सीट बचाने में सफल रहे और मांझी जी जो पहले ही दिन जिस शर्त पर भाजपा ज्वाइन किए थे या एनडीए ज्वाइन किए थे कि हमको गया का सीट दिया जाएगा, तो इस आधार पर जीतन राम मांझी को भाजपा ने 1 सीट गया का दे दिया है। उनके लिए भी अच्छा है, वो जीतेंगे। अभी तक लोकसभा का मुंह नहीं देखा है, तो इस बार संभवतः वह सफलता उनको मिलेगी, यह स्थिति है। लेकिन विपक्ष की जो स्थिति है वह बड़ा ही डोलरम है। विपक्ष ने भी जो महागठबंधन के रूप में जाने जाते हैं या इंडिया गठबंधन कहें, इंडी गठबंधन, जो भी कहना है कहें, तो उन लोगों ने भी अपने सीट का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन प्रत्याशी उतारने में हिचक क्यों रहे हैं? आपने देखा कि महागठबंधन जो 40 सीट है उस पर 26 राजद अपने लिए रखा है, 9 सीट दे दिया है कांग्रेस पार्टी को और 5 सीट दिया है वामपंथ को। 5 सीट में 1 सीट सीपीआई जो बेगूसराय का है और सीपीएम एक खगड़िया से दिया गया है और जो माले का है 3 सीट दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 40 के 40 सीटों का आपस में बंटवारा विलंब से ही सही लेकिन कर लिया। लेकिन अभी तक विपक्ष के द्वारा प्रत्याशी किसको कहां से बनाया जा रहा है, सिंबल किसको दिया जाना है, यह अभी तक लटपटाया हुआ है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में और राजद में। तो यह स्थिति रही है। जनता इनके दुविधा को समझने में विफल रही है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का जो चीज है, जो सीट और प्रत्याशी का बनाया जाना, जब प्रत्याशी बनाने में इतना विलंब होता है तो यह चुनाव में दुविधा के रूप में देखा जाता है और दुविधा जो है वो विपक्ष के लिए प्रथम पराजय के रूप में देखा जाता है। आखिर किस दुविधा में फंसे हैं? तो विपक्ष को भी अपने स्तर से दुविधा को समाप्त करते हुए जल्द से जल्द प्रत्याशी की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि 4 लोकसभा के चुनाव का नामांकन की अंतिम तिथि 29 मार्च तक था, वह फिर समाप्त हो गया है और सबों ने वहां से अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया है। लेकिन आने वाले चुनाव के लिए अन्य जगह पर भी निश्चित रूप से जल्द प्रत्याशी की घोषणा हो, ताकि जनता भी अपने लिए मन बना सके कि कौन प्रत्याशी को हमको किस आधार पर, उनके किए हुए किस सत्कर्म को आधार बनाते हुए अपना मतदान करना है और इस जो पर्व है इसमें भाग लेना है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो जनता के द्वारा यह प्रतीक्षा किया जा रहा है कि इसमें अब आगे क्या होने वाला है। आगे की बात यह है कि बिहार के अभी चुनावी समर में 2 बात और भी दुविधाजनक है। एक तरफ तो पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, जिनको कि न तो महागठबंधन में जगह मिल पाया है और इधर से एनडीए में तो उनका कुछ था नहीं, लेकिन पूर्णिया सीट पर वो अडिग हैं कि हम कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। संभवतः वो 2 तारीख जो 2 अप्रैल है उस दिन वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो भी हो, पप्पू यादव चुनाव तो लड़ेंगे ही, चाहे निर्दलीय हो जिसकी संभावना प्रबल है और अन्यथा फ्रेंडली फाइट हो, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ने वहां से बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बना दिया है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय है वह है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि उनको महागठबंधन के तरफ जाना है या एनडीए की तरफ, लेकिन एनडीए ने जब अपना पूरे प्रत्याशी का पत्ता खोल दिया है, सीट का बंटवारा कर दिया है, तो इधर के लिए लगभग उनका रास्ता बंद सा हो गया है।
लेकिन अब जो है महागठबंधन की तरफ बावजूद इसके कि उनको अभी सीट अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन अभी कुछ संभावनाएं और आशा बची हुई है। बताया जाता है सूत्र के हिसाब से कि लालू प्रसाद यादव उनको 1 या 2 सीट देने का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे होते हैं जो अपने खुद के लड़ने से ज़्यादा उनका गुना भाव होता है कि हम किस किस क्षेत्र में अपने लोगों को समायोजित करेंगे। और समायोजित का आधार उनका आर्थिक होता है। वह सीट अपने लिए कम लेकिन अर्थार्जन के लिए कई बार कई दल अधिक ले लेते हैं और उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं आ रहा है। पिछले बार भी जब मुकेश सहनी महागठबंधन में थे तो जो चुनाव का परिणाम आया या टिकट का बंटवारा हुआ तो वो अच्छा और उनके लिए सुखद नहीं था। लेकिन मुकेश सहनी अपने को अभी बिहार में एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में देख रहे हैं। इनका दल भी नया है, इनका संगठन भी कहीं अच्छा से खड़ा नहीं हुआ है और इनके संगठन के लोग इन पर विश्वास भी अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी भी दल का और उसके कार्यकर्ता का अपने नेता पर विश्वास होना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का एक दल है, राजद है, उसी प्रकार से मुकेश सहनी ने भी अपने को अपने दल, जो मल्लाहों का दल कहा जा सकता है, उसके शीर्ष नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन उनका जो संगठन बनना चाहिए था हर जिला में, हर पंचायत में, ग्रामीण स्तर पर, वह नहीं है। वन मैन पार्टी या वन मैन आर्मी उनका चलता है, जहां से जिसको चाहे जिस प्रकार से टिकट दे देते हैं और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि टिकट देने का पैमाना भी उनका अलग से रहा है। वह कोई पार्टी के श्रम के आधार पर या कार्यकर्ता के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर टिकट का बंटवारा नहीं करते हैं। इसीलिए कई बार अंतिम चरण में भी टिकट के लिए खींचतान हो जाती है और इसका परिणाम जिस आधार पर उन्होंने टिकट दिया था और भाजपा के लोगों ने उनसे टिकट जिस कीमत पर लिया था, तो उससे यह बनी कि वे लोग भाजपा में पुनः वापस भी आ गए और मुकेश सहनी को छोड़ दिया। तो मुकेश सहनी जिस कदर जा रहे हैं तो रास्ता जो उनका है तो उनको अपना कैडर तैयार करना चाहिए, ताकि उनका फैन फॉलोअर खुद का हो। दूसरे से आयातित लोगों को लेकर जिस कदर वो राजनीति करना चाह रहे हैं वह बिहार में संभव नहीं है। दूसरी बात कि भाजपा ने उनको एक वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रखा है, लेकिन जो ही एनडीए के से हटकर महागठबंधन के साथ अपना गठबंधन करेंगे और प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे, भाजपा निश्चित रूप से उनको दिया गया वाई श्रेणी का सुरक्षा वापस ले लेगा। लेकिन इसलिए ऐसा लगता है कि संभवतः कहीं ऐसी स्थिति नहीं आवे कि मुकेश सहनी एक आजमाइश के रूप में बिहार में 20-25 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का काम करें और वो इस प्रकार से सेटिंग करें कि जिससे उनकी एनवाइंस होगी, क्योंकि उनकी एनवाइंस समय समय पर दोनों दल से हुआ। एक को पीठ में खंजर मारने का किया, एक को कहा बिल्कुल धोखा दे दिया, वो उनका शब्दावली है। तो दोनों से वो पीड़ित और प्रताड़ित हैं। लेकिन बिहार की राजनीति दो धड़े के बीच में बटा हुआ है। आप इधर रहें चाहे उधर रहें, अगर आप एनडीए में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, महागठबंधन में रहे, और महागठबंधन में नहीं है तो एनडीए में। अगर तीसरे जगह है तो आपका आज राजनीतिक वजूद बिहार में कोई मायने नहीं रख रहा है। तो यह स्थिति है और उसमें मुकेश सहनी को खरा उतरना है। आपने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने अपने वजूद को पहचानने में विलंब करते हुए उनके दल को जो सिंबल दिया गया था उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने से खुद को मना कर दिया और अपने जिद को वापस ले लिया। अगर यह जिद पहले वापस ले लेते तो संभव था कि चिराग का जो 5 सीट है उसमें 1-2 सीट चाचा और भाई के लिए भी बच जाता। लेकिन जिद का परिणाम एक अपना परिणाम होता है और उसी परिणाम के आधार पर चाचा कहा कि नहीं हम भी लड़ेंगे हाजीपुर से, अब भतीजा कह दिया हम लड़ेंगे हाजीपुर से। तो यह जो लड़ाई है, और जनता में जो बड़ा नेता वही होता है जिसका जनाधार बड़ा होता है, जिसकी पब्लिक में पूछ बड़ी होती है।
तो चाचा निश्चित रूप से अनुभवी थे, केंद्र में मंत्री भी रहे थे, काफ़ी दिनों से बिहार के राजनीति में सक्रिय रहे थे, लेकिन आज के दिन पारस का उनके अपने समाज जो पासवान समाज से आते हैं उनमें उनका पहचान समाप्त हो चुका है और सभी लोग पासवान से तात्पर्य चिराग पासवान से लगाने लगे, जिसका परिणाम इस चुनाव में समझौता के रूप में भी आया है। एनडीए ने इसलिए अपने सर्वेक्षण के आधार पर चिराग पासवान को पुरस्कृत करने का काम किया, जबकि चिराग पासवान पूरे 5 साल हाशिए पर रहे। उनके चाचा 3 बरस नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन राजनीति में और युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है, यह भी एक प्रकार से जायज़ है। और उनके चाचा ने अब सरेंडर कर दिया है, एनडीए के भाग रहने की बात कहा, और इस प्रकार से एनडीए का जब भाग रहेंगे तो अपने भतीजे का भी वो भाग बनकर रहेंगे। तो यही स्थिति है। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक करें।